Hello and welcome to the रुद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स के 12th क्लास के चैप्टर नंबर 11 को हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका फर्स्ट पार्ट कल आ गया था आपके पास। आज अपन बात करेंगे उसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर अपन टॉपिक कवर करेंगे आज अपना गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को जानने के लिए सबसे पहला एग्जांपल कि आपने एक क्रिकेट बॉल तो हमेशा देखी। क्रिकेट बॉल कंपनी बताऊं तो निविया देख लेना, या कोई भी टेनिस बॉल जो ग्रीन कलर की आती है, वो क्या होती है, अंदर से खोखली होती है। अंदर से खोखली होने का मतलब क्या करूँ कि उस गेंद को मैं मान सकता हूँ कि वो एक खोखला गोला है, एक खोखला गोला है। मान लेता हूँ कि खोखला गोला कुछ फ्रंट से मेरे को इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यदि इस खोखले गोले का कुछ एक भाग काट, मान लीजिए ये जो खोखला गोला है वो कांच का बना हुआ, फिलहाल अधिकतर कांच के मिलेंगे आपको। इस खोखले गोले को मैं कट कर देता हूँ इतना, ठीक है। वैसे तो ये भी दर्पण कहलाएगा, ये भी दर्पण कहलाएगा। पहले इसकी बात कर लेता हूँ कि इस काटे हुए भाग को कुछ इस प्रकार से दिखेगा ये। तो इस काटे हुए भाग के दो पृष्ठ हो गए, एक तो ये भीतरी जो कि अंदर धसा हुआ है, ये हो गया आपका भीतरी जो कि अंदर धसा हुआ। धसा हुआ का मतलब हो गया अवतल, क्या हो गया, अवतल। और ये जो बात बाहर है, पहला तो ये, और आ जाएगा आपका दूसरा ये जो क्या है, उभरा हुआ, उभरा हुआ, उभरा हुआ। उभरा हुआ से क्या होगा, उत्तल। अगर फिर भी याद नहीं रहता तो आपने ऊँट का एग्जाम्पल देना कि ऊँट की जो सरफेस रहती है ऊपर से कुछ इस प्रकार से रहती है, उभरी हुई रहती है। मतलब ऐसी पृष्ठ जो उभरी हुई है, ये उभरी हुई है, ठीक है। तो वो कौन सी पृष्ठ होती है, उत्तली पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ, ठीक है। जो दर्पण होता है आपका गोलीय दर्पण, उसको दो भागों में बांटते हैं नॉर्मली। एक तो आपका देखो अवतल, और एक आपका आ गया उत्तल। तो कैसे अपन बोलेंगे अवतल है और कैसे बोलेंगे उत्तल है, तो ये बात डिनोट करती है उनकी परावर्तक पृष्ठों पर, परावर्तक पृष्ठों पर। अगर किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ अवतलाकार है तो उसे अवतल दर्पण, अगर किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ उत्तलाकार है तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। अब परावर्तक पृष्ठ है क्या, ठीक है। अपन ने एक गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल ले लिया था कि ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। इसकी दो पृष्ठ है, एक तो अंदर वाली और एक बाहर वाली। अब परावर्तक पृष्ठ के लिए अपनी ही पिछली जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने करा था पॉलिश करी थी। अगर मान लो कि पॉलिश में यहाँ कर देता हूँ, ये मैंने कर दी यहाँ पर पॉलिश्ड। अब जब इसके ऊपर रे आएगी या कोई भी किरण आएगी तो किरण कुछ ऐसा आएगी और इसे टकराएगी, तो मतलब परावर्तक पृष्ठ कौन सी होगी, ये। और ये परावर्तक पृष्ठ कैसी उभरी हुई, तो वो दर्पण कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तलाकार। ऐसे वापस एग्जाम्पल लिया, अगर मैं पॉलिश यहाँ कर दूँ तो अगर किरण यहाँ से भी आएगी तो उसका परावर्तक पृष्ठ परावर्तन होना ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो पॉलिश कर रखी है। अगर किरण यहाँ से आई, ठीक है, तो उसका परावर्तन होगा, तो उसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन कैसा हुआ, ये जो अंदर धसी हुई है, ये जो अंदर धसी हुई उस पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है, तो ऐसा जो दर्पण कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, अवतल दर्पण। तो इन सिंपल लैंग्वेज, इस सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण क्या है, एक गोले का भाग है, कितने प्रकार होते हैं, अवतल उत्तल, कैसा कब किसे अवतल कहा जाएगा, किसे उत्तल कहा जाएगा। अब एक ढंग से इसकी परिभाषा देख लेते हैं जो आपके नोट्स में काम में आएगी, तो देखते हैं। तो परिभाषा आपके समक्ष सामने कि कांच के किसी खोखले गोले से एक पृष्ठ काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो वह दर्पण की भांति व्यवहार करता है। और उसी दर्पण को क्या कहते हैं अपन, गोलीय दर्पण। जैसा मैंने आपको बताया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, कैसा, एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण।
अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को भी परिभाषित करना हमारे लिए आवश्यक है कि अगर परीक्षा में आ जाता तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के अंदर अपन ने ये समझा था कि परावर्तक पृष्ठ कौन सी होनी चाहिए, परावर्तक पृष्ठ होनी चाहिए आपकी उत्तल। तो उत्तल दर्पण में अपन ने ये समझा था कि परावर्तक पृष्ठ होनी चाहिए उत्तल। तो पॉलिश क्या करेंगे इस दसवें भाग पर, भाई परावर्तन दो ही तो पृष्ठ, ये अपना दर्पण, इसके अंदर दो ही तो पृष्ठ, एक तो ये नंबर 1 एक नंबर 2। अब उभरी हुई पृष्ठ से परावर्तन करना है, तो इसका मतलब क्या है, जो दूसरी पृष्ठ है मतलब कि अवतल पृष्ठ है, वहाँ पर क्या करनी होगी हमारे को, पॉलिश। तो लिखते हैं उत्तल दर्पण के लिए गोलीय दर्पण के अवतल भाग, अन्य कोष्ठ में लिख लेना दसवें भाग पर पॉलिश की जाए और प्रकाश का परावर्तन कौन से पृष्ठ से हो, उत्तल पृष्ठ से। प्रकाश का परावर्तन उत्तल पृष्ठ से होता है, तो ऐसा दर्पण आपका क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, मान लो कि ये आपका गोला था, ये आ गया आपका गोला। अब इस गोले का कोई एक भाग, गोले का एक भाग मतलब कि ये आपका गोले का एक भाग हो गया, तो बचा क्या, बचा आपका ये वाला। इसको बना देते हैं अपन कुछ इस प्रकार से, ये आपका एक भाग बच गया। अब क्या हुआ, इसके अंदर दो पृष्ठ हुई, ये तो आ गई आपकी उत्तल पृष्ठ, और ये कौन सी होगी अंदर वाली, अवतल पृष्ठ। ये अवतल पृष्ठ पॉलिश का करनी है अंदर या बाहर, पॉलिश करनी है अपन को अंदर, तो अपन अंदर पॉलिश कर देते। ये गया अपना वापस ये दर्पण, अंदर पॉलिश करनी है, और परावर्तन कहाँ से होना है, बाहर से, तो ये कर दिया अपन ने पॉलिश। ठीक है, और पॉलिश कर दी, तो ये जो बना दर्पण उसको, उस दर्पण को क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। अगला है अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो परिभाषा हुई कि गोली दर्पण के उत्तल भाग, उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाए और प्रकाश का परावर्तन अवतल पृष्ठ से होता है, तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। तो परिभाषा आपके समक्ष, डायग्राम वही गोला, उस गोले का आपको कुछ एक भाग करना था, ये अपन ने एक भाग ले लिया, तो जो भाग बचा वो कुछ इस प्रकार से बचा। ठीक है, जिसकी ये वाली सतह आपकी उत्तल पृष्ठ होगी और अंदर वाली होगी आपकी अवतल पृष्ठ। अब आपको परिभाषा के आधार पर कि उत्तल भाग मतलब जो उभरा हुआ भाग वहां पर पॉलिश करनी, तो उभरा भाग तो ये वाला, तो भाई कर देंगे यहाँ पर पॉलिश। और जो परावर्तन होगा प्रकाश किरण का क्या अंदर धसे हुए भाग से होगा, तो इस दर्पण को क्या बोल देंगे अपन, अवतल दर्पण। ठीक है, एग्जाम में आता है तो ये तो आपकी नॉलेज के लिए था कि क्या क्या आपको सी तैयारी डायग्राम बनानी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि गोलीय दर्पण और उसके प्रकार आपको समझ में आएंगे। अब जो है कि गोलीय दर्पण में जो अपन प्रतिबिंब निर्माण करते हैं ना, तो बहुत सारी टर्म्स आती है या बहुत सारी एक शब्द आते हैं जिनको अपन को जानना बहुत ज़रूरी। फॉर एग्जांपल आपको मैं कह दूं कि ध्रुव क्या होता है, तो आप तो उड़ जाएंगे आपकी ये क्या चीज़, ये ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, द्वारक क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो चलता है। तो आपके सामने ये पॉइंट है जिन्हें अपन को क्लियर करना है कि गोलीय दर्पण में क्या क्या है। द्वारक है आपका,
ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस और फोकस। तो इन चीज़ों को देखने से पहले अपन कोई भी एक लेंस ले लेते हैं। मान लेता हूँ, क्या दर्पण ले लेते हैं, मान लेता हूँ कि उत्तल दर्पण को मैं मद्देनजर करके पूरी बात करता हूँ। ठीक है, आपका तो ये तो बात आपको समझ में आई होगी कि उत्तल दर्पण होगा कैसे। कि जिसका परावर्तक पृष्ठ उत्तलाकार हो। तो मान लिया कि परावर्तक पृष्ठ की उत्तलाकार, और यहाँ पर मैंने कर दी है उसके पॉलिश। ठीक है, देखिए कि एक गोला था, उस गोले का कुछ भाग, तो मैं क्या कहता हूँ, इस गोले का एक चाप, समझिएगा कि एक गोला था, ठीक है, उसका एक ही भाग, तो उस एक भाग को क्या मैं बोल सकता हूँ, चाप बोल सकता हूँ क्या। ठीक है, तो ये जो पूरा जो चाप है, ये पूरा ही एक चाप है, तो इस पूरे ही चाप को यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इस पूरे ही चाप को, जिस गोले का वो भाग है, उसको क्या बोलते हैं आप, द्वारक। तो ये तो हो जाएगा आपका द्वारक। ठीक है, अब इस चाप का एक मध्य बिंदु तो होगा, मतलब यहाँ से यहाँ लंबाई में मान लेता हूँ कि 10 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर है, तो 7.5 पर उसका सेंटर पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इस द्वारक का भी एक मध्य बिंदु होगा, तो उस मध्य बिंदु को अपन क्या नाम देते हैं, उस मध्य बिंदु को अपन नाम देते हैं ध्रुव। ठीक है, अब अपन को ये मालूम है कि जो दर्पण होता है वो किसी न किसी एक गोले का भाग है। अगर इसको बनाना चाहूँ तो देखो कुछ ऐसा अगर बनाता हूँ कि ये मान लिया कि जिस दर्पण का ये चाप था, वो ये जिस गोले का चाप था, वो गोला इस प्रकार है। तो इस गोले को बनाने के लिए केंद्र की आवश्यकता होगी। तो आपका जो गोलीय दर्पण होता है, जिस ये गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र है आपका, उस गोले का जो केंद्र है, वो इस दर्पण के लिए क्या काम करता है, वक्रता केंद्र का। किसका काम करेगा वो, आपका वक्रता केंद्र का। इस वक्रता केंद्र को डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं आप, सी से। ठीक है, उसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या क्या है, ये जो परिधि चल रही है उसको मिलान है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो मैं ऐसे कह दूँ कि इस वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा और उसके बीच की जो दूरी है, वक्रता केंद्र या द्वारक। सबसे पहला तो देखो, या तो केंद्र से चल लो, कहाँ पर, द्वारक पर, सब जगह बराबर आएगा, या फिर केंद्र से चल लो आप ध्रुव पर, ये दोनों ही चीज़ें सही है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप, वक्रता त्रिज्या। तो ये क्लियर आपका, ये क्लियर और ये क्लियर। अब आता है आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, देखो मुख्य अक्ष क्या है कि एक ऐसी रेखा है जो आगे से चलती हुई प्रतीत होती है और आगे से आती हुई प्रतीत होती है और आगे चलती भी जाती है। ठीक है, रेखा चलने को तो ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या है कि एक ऐसी रेखा होनी चाहिए जो वक्रता केंद्र से भी होकर गुजरे, ध्रुव से भी होकर गुजरे। ठीक है, तो ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। देखो ये हो गया आपका मुख्य फोकस, कि आगे से चलती हुई प्रतीत हो रही है और आगे भी चल रही है, और कहाँ से गुजर रही है, आपके वक्रता केंद्र से और दूर से। तो उस चीज को बोल देंगे आप मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, सॉरी। अब आता है आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है क्या है, एक कंडीशन अपन को पढ़नी पड़ती है कि आपने कोई समांतर किरणें भेजी, मान लिया कि समांतर किरणें भेजी, तो दर्पणों में या लेंसों में एक खास बात होती है कि ये जो समांतर किरणें होती है ना, ये परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मिलती है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिलती है। ठीक है, देखिएगा अब ये तो है अपनी उत्तलाकार पृष्ठ। तो उत्तलाकार पृष्ठ से जो परावर्तन होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है,
ये जो परावर्तन रियल में होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलाना अपन को। तो जिस बिंदु पर, इनको आगे बढ़ाता हूँ, जिस बिंदु पर ये आकर मिलती है, मुख्य फोकस के जिस बिंदु पर आकर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते हो आप मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं आप? मुख्य फोकस। अगर इसे एक सिंपली लैंग्वेज में बताऊं तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमेशा मुख्य फोकस होता है। लिख के ले लो आप, 100% गारंटी। ठीक है, आगे चलते हैं आपकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? उस मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, उसको बोलेंगे आप फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसको डेट करेंगे आप स्मॉल एफ से। ठीक है, तो ये जितनी भी परिभाषाएं मैंने आपको समझाई है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आप उसका अंत में जाते जाते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना। तो द्वारक दर्पण के वृत्ताकार चाप को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये रहा आपका डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपका दे रखा है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो द्वारक है वो कौन सा है? ए और बी। आगे आपका ए और बी। ध्रुव, दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये ए बी द्वारक था, ये पृष्ठ था, उसका जो सेंटर बिंदु है ये पी, उसको क्या बोल देंगे? ध्रुव। वक्रता केंद्र, ये जो दर्पण है जिस भी खोखले गोले का भाग है, मतलब कि खोखला गोला यहाँ बनेगा, उसका जो केंद्र है वो इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। अगला, सबसे पहले वक्रता त्रिज्या पढ़ लेते हैं कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को डेट करते हैं आप कैपिटल आर से। यहाँ पर कैपिटल आर क्या हो जाएगी? सी पी। ये सी और पी के बीच की जो दूरी है। अब आता है आपका मुख्य अक्ष की एक ऐसी रेखा जो ध्रुव पी और सी से होकर गुजर रही है। तो ये रेखा गुजर रही है एक्स एक्स डैश। तो एक्स एक्स डैश क्या हो गया आपका? मुख्य फोकस, क्या मुख्य अक्ष। अब आता है आपका मुख्य फोकस की मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, 1 2 3 ही समांतर किरणें आकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है, ये जो बिंदु, उस बिंदु को अपन क्या नाम देता है? हमेशा मुख्य फोकस। किससे डिनोट करते हैं अपन? कैपिटल एफ से। फोकस दूरी, इस मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, एफ और पी के बीच की जो दूरी है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। तो उम्मीद करते हैं कि गोलीय दर्पण, उसके प्रकार और उनसे संबंधित ये महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो नोट्स आपको इस वीडियो में ही प्रोवाइड है। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।